अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। हरीपुर इलेक्शन में इस वक़्त कैप्टन सफदर ने वक़्त डाला हुआ है पूरी तहरीक-ए-इंसाफ को। ये हलके जो हैं, अगर कभी आपको इन हलकों की तरफ जाने का इत्तेफ़ाक हो, तो ये इतने बड़े हलके हैं और पहाड़ों की चोटियों पर 5-5, 7-7 घर भी हैं, जहाँ पर कैप्टन सफदर खुद चल कर जा रहे हैं। बाबर नवाज़ की जो जीत जीत है, वो यकीनी है और उसको देखते हुए अब ज़ाहिर है उमर अयूब की जो अहलिया है, वो इलेक्शन में खड़ी हैं और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो सरेआम धमकियाँ लगा रहे हैं ज़िली इंतज़ामिया को, मैं तुम्हें देख लूँगा कि अगर यहाँ से उमर अयूब की बीवी ना जीती, तो मैं किसी को यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। जान से मारने की इवन धमकियाँ दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को एक तो मेरे ख़्याल में इस पे फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए, इस मुदाखलत को रोकना चाहिए और सुहेल अफरीदी को नाअहल करना चाहिए। एक वज़ीर आला होते हुए वो किसी इंतखाबी जलसे से वो ख़िताब कैसे कर सकते हैं? सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस को पैगाम देता हूँ कि अवाम के सामने ऐलान करता हूँ, तुम सुबह की रोशनी नहीं देख सकोगे। सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान को बड़े सानह से दो चार करने की धमकी दे दी है। पेश गोई कर दी है। याद रहे सानहा 9 मई से कबल भी इसी तरह का माहौल बनाया गया था और सुहेल अफरीदी इमरान खान को शेख मुजीब बनाने के रास्ते पर चल रहा है और वो शेख मुजीब की बेटी का भी रिजल्ट देख चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे। मासूफ कहते हैं पाकिस्तान एक, पाकिस्तानियों एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है, पाकिस्तान में बड़ा कुछ होने वाला है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हम इख्तियार करने जा रहे हैं। दूसरा, मीना खान अफरीदी भी धमकियाँ दे रहा है। हम हेड ऑन हेड आएँगे, फिर शायद आपकी वर्दी हमारे सूबे में दाखिल ना हो, आपके लोग हमारे सूबे में दाखिल ना हो, आप भी हमारे सूबे में दाखिल ना हो। ये धमकी है सुहेल अफरीदी के फ्रंटमैन वज़ीर मीना खान अफरीदी की अलीमा खान के साथ बैठकर रियासत को धमकियाँ दी गई हैं। ओवरसीज़ पीटीआई वाले इनको गालियाँ निकाल रहे हैं। एक स्पेस में सुहेल अफरीदी और मुराद सईद को गंदी गालियाँ दी गई हैं। उसमें एक्चुअली वो स्पेस है और उसमें उनका कहना ये है कि जो ये मुराद सईद है, इसको इमरान खान ने जितनी इज़्ज़त दी, जितना एहतराम दिया और जिस ओहदे पर उसको पहुँचाया और उसके बाद अभी तक वो छुपा हुआ है। खातून ने कहा कि कहाँ मर गया है, मैं अब वो लफ़्ज़ नहीं कह रहा, का बच्चा, कहाँ मरा हुआ है डैश का बच्चा मुराद सईद, ऐसा गुम हुआ है कि बोलता ही नहीं है, निकलो बाहर, तुम्हारी जवानी क्या करनी है? तुम्हारी जवानी पर मैं थूकती हूँ। पीटीआई ओवरसीज़ रहनुमा मुराद सईद पर बरस पड़ी रही। मैं ये लफ़ज़ फिर मैनू हुण एक ते मैनू ना डर बड़ा लगदा है। मैनू अपने कोलों बहुता डर लगदा है क्योंकि की करिए हर दूसरा ते ओनू मतलब कि चलो कोई नहीं, दफ़ा करो परा, कोई गल नहीं। तो मैं ये लफ़्ज़ जो मैंने काट नहीं है, दरमियान में से बोले नहीं है मैंने और ये लफ़्ज़ मेरे नहीं थे हरगिज़। ये वो ट्वीट की हुई है, वो अगर आप जाकर ट्वीट देख सकें आपको नज़र आएगा कि वो किस किस्म के अल्फाज जो कह रहे हैं। तो खैर एनी हाउ, कैप्टन सफदर जो है उसने वक्त डाला हुआ है। इलेक्शन जो है वो वहां पर मुझे लगता है कि नवाज खान साहब जो हैं, बाबर नवाज खान साहब जो हैं वो इलेक्शन वहां से जीत चुके हैं। अब देखें हुआ ये क्या है कि ये जो इलेक्शन की कंपेन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उमर अयूब साहब कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन उनकी जोजा मोहतरमा लड़ रही हैं। अब जब जोजा मोहतरमा इलेक्शन लड़ रही हैं तो पूरे इलेक्शन में किसी जगह पे वो नजर ही नहीं आई। ज़ोजा मोहतरमा को किसी जगह पे हवा ही नहीं लगवाई। वो किसी जगह पे उसका नामो-निशान नहीं है। किसी ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। अब जब उन्होंने देखा है कि कैप्टन सफदर ने आकर यहाँ पर इलेक्शन तो एक साइड वन वे, जिसे कहते हैं ना कि वन साइडेड इलेक्शन कर दिया। यहाँ से तो नून लीग जो है वो 2 लाख वोट की लीड से जीत रही है। तो फिर जनाब उन्होंने जो है वो बेगम साहिबा को बाहर निकाला है और बाहर भी कैसे निकाला है? एक वीडियो बयान के ज़रिए। खाली एक वीडियो बयान जो है वो चला दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कैप्टन सफदर साहब का खौफ जो है इस वक़्त पूरी की पूरी केपी की हुकूमत के ऊपर चढ़ा हुआ है और उमर अयूब साहब जो हैं अब वो आखिरी जो कि नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होता, वो वहाँ पर जो है वो वज़ीर आला ले आए हैं और वज़ीर आला साहब जिस किस्म की गुफ्तगू कर गए हैं मेरे ख़्याल में वो उनको और मुश्किलात में डालेंगी। तो अब यहाँ पे उन्होंने पूरे इलेक्शन में जैसे मैंने बताया कि अपनी बीवी को हवा नहीं निकाली लगाई और अभी वो जनाब बाहर ले आए हैं और बाहर लाकर एक वीडियो बनाई और वीडियो पैगाम दे दी है, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। यहाँ से ये 2 लाख की लीड से नून लीग जीत रही है। बाबर नवाज़ खान साहब आपको हमारी तरफ से एडवांस में मुबारक हो और कैप्टन सफदर साहब आपकी मेहनत रंग लाई है। आपको जो करना है
وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کیپٹن صاحب آپ کا ووٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا تھا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا ووٹ چوری کر کے مخالف کے ڈبے میں ڈال کر آپ کو ہرایا گیا تھا، لیکن اس دفعہ آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے رواں سال مئی میں پاک بھارت جنگ میں فوجی برتری حاصل کی، جس میں چین نے اپنے دفاعی نظام کو آزمایا ہے۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین نے 2024-25 میں پاکستان کے ساتھ عسکری تعاون بڑھایا، جس میں مشترکہ مشقیں، انسداد دہشت گردی ڈرلز اور پاکستان کی کثیر الملکی امن مشقیں بھی شامل تھی۔ رپورٹ کے مطابق 4 روزہ جھڑپ کے دوران پاکستان کی چینی ہتھیاروں کے ساتھ نمایاں کارکردگی رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کا چینی ہتھیاروں کی مدد سے بھارت کے فرانسیسی رافیل ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا اور چینی اسلحے کی فروخت کے لیے ایک مؤثر دلیل بن گیا۔ اب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے اس میں چائنا نے اپنے تمام وہ ہتھیار جو انہوں نے بنائے تھے وہ تمام کے تمام استعمال کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ جیتی پاکستان نے ہے، لڑی پاکستان نہیں ہے، لیکن اسلحہ جو ہے وہ چین کا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ اب یہاں پہ اس رپورٹ میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ چین کے جدید ہتھیار HQ-9 میزائل سسٹم، PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل اور J-10 لڑاکا طیارے براہ راست جنگ میں استعمال ہوئے، جو چین کے لیے عملی میدان میں ایک بڑا تجربہ ثابت ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چین نے 2025 میں پاکستان کے J-35 جدید لڑاکا طیارے، KJ-500 ایئر کرافٹ اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب یہ تمام کے تمام ہتھیار جو ہیں پوری دنیا کو چلا کر بتا دیے گئے ہیں، دکھا دیے گئے ہیں۔ ہندوستان جو پاکستان سے 10 گنا بڑا تھا، ایک طرف پاکستانی فوج کے جذبے لڑ رہے تھے، ایک طرف حافظ عاصم منیر کی جو وہ اللہ کی فوج جسے کہتے ہیں وہ لڑی تھی، اور لڑنے کے لیے ان کے پاس جو اس وقت لاٹھیاں تھی، جو تلواریں تھی، جو ان کے پاس گھوڑے تھے، جو ان کے پاس اونٹ تھے، وہ چائنا سے آئے ہوئے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ ان چائنیز ہتھیاروں کے ساتھ ڈیفینیٹ پاکستان کے اپنے بھی ہتھیار، اپنے بھی تجارے، اپنے بھی سارا کچھ تھا، جوان نہ لڑنے والے ہوں تو ہتھیار کیا کر رہے ہیں، لیکن چائنا اس میں جو ہے وہ اچھی گیم کھیل رہا ہے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے۔ اس کے پاس میرے خیال میں اس سے اچھا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ بھارتی ایئر لائنز انڈیا، جو بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا ہے، کو پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث 4,000 کروڑ بھارتی روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا نے مارکا حق میں بھارت کی پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت کے بعد اب 4,000 کروڑ روپے کا نقصان کا اعتراف کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے نقصانات کے باعث ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے 4,000 کروڑ مانگ لیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایئر انڈیا نے بھاری نقصان سے بچنے کے لیے چین کی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے حکومت سے رجوع کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آپریشن سندور میں پاکستان فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایئر لائن کو طویل راستے اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 4,000 کروڑ روپے سے زائد کے نقصانات کے باوجود بھارت کی افغانستان سے فضائی راستوں سے تجارت جو ہے وہ حیرانگی پریشانگی، اور وہ بھی پھر اس نے پاکستان کے اوپر سے گزرنا نہیں ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے بھارت اگر اڑے گا تو پاکستان کے اوپر سے گزر کر جائے گا افغانستان میں، لیکن یہ بھی ایک لمبا چکر کاٹے گا، اور وہ بھی پورے افغانستان کی جو پاکستان ضرورت پوری کرتا ہے وہ انڈیا ضرورت پوری کرنے جا رہا ہے، نہ چاہنا۔ یہ انڈیا جو ہے نا، یہ تمہیں دہشت گرد سمجھتا ہے، اور صرف اس وقت وہ تمہیں اپنا باپ اس لیے بنا رہا ہے افغانستان کو کیونکہ اس کو پاکستان سے بدلہ لینا ہے، اور میرے خیال میں اگر افغانیوں کے ساتھ مل کر وہ پاکستان سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پھر چاہیے کہ وہ پاکستان سے ویسے ہی معافی مانگ لے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا راول پنڈی کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنا راول پنڈی دورے میں سگنل فری کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ راول پنڈی میں سگنل فری کوریڈور 30 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا، اور وزیر اعلیٰ نے راول پنڈی سگنل فری کوریڈور پروجیکٹ 1 سال میں مکمل کرنے کا جو ہے وہ ہدف دیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ بی بی کر لے گی کیونکہ مریم بی بی کو کام کروانا آتا ہے ان کے۔ میں ابھی ایک تصویر میں نے وہ ایک ٹویٹ کی جو کہ مجھے بڑی اچھی لگی۔ سرگودا میڈیکل سرگودا جو کارڈیالوجی کالج ہاسپٹل جو بن رہا ہے، نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل جو بن رہا ہے، وہ جب مریم بی بی آئی تھی تو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور اب وہ تقریباً 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال کی مدت میں کون سا ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، ایسا
एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो तामीर हुआ है, जो किसी भी हुकूमत ने करवाया है? तो जवाब होगा नहीं, लेकिन मरियम नवाज़ ने कराया। अगर इससे पहले ऐसे कोई काम किए हैं, तो वो शहबाज शरीफ ने पंजाब में किए हैं और अभी जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। ये बड़ी कमाल के काम है। ख़ैर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ रावलपिंडी के पहले और सबसे बड़े इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे के फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया उन्होंने। 45 ई बसों के फ्लैट से पोठोहार रीजन की पहली ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लॉन्चिंग की है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 145 तक करने का ऐलान किया है। जिला जेहलम की आवाम को 15, चकवाल में 15, अटक में 15 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलेगा। रावलपिंडी डिवीजन के अवाम माहौल दोस्त एयर कंडीशन सीसी टीवी कैमरों से लेस शानदार और आरामदा इलेक्ट्रिक बसों में सफर करेंगे। 20 रुपए का किराया, तलबा, बुजुर्गों, खवातीन, स्पेशल पर्सन की इलेक्ट्रॉनिक बसों पर सफर बिल्कुल मुफ्त है। रावलपिंडी शहर में इलेक्ट्रो बस का जो रूट है वो रेलवे स्टेशन से हमराही बस टर्मिनल और दूसरा रूट फवारा चौक से कोराल चौक तक होगा, जिसमें लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकेंगे। इसमें किराया देगा कौन? बुजुर्ग इसमें फ्री हैं, तलबा इसमें फ्री हैं, खवातीन और स्पेशल पर्सन इसमें फ्री हैं। तो किराया देना किसने? मैंने और आपने। और देना कितना है? 20 रुपए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने और हनीफ अब्बासी साहब ने ये जो रावलपिंडी वाली जो बस है, जब वो चलाई थी तो मुझे इस्लामाबाद से पिंडी जाना था और पिंडी से वापस आना था। तो मैंने वहाँ से इस्लामाबाद से वो टैक्सी ली, वो येलो वाली। मैं उस वक़्त गाड़ी पर नहीं गया था, सुबह जाके रात को वापस भी आना था, तो पिंडी में मैंने मतलब 10 मिनट 15 मिनट के लिए जाना था। तो मैंने वो ली, तो रास्ते में वो जो ड्राइवर जा रहा था ना, तो मैं गया ऊपर जो मेट्रो चल रही थी, मैं कहा पापा ने कमाल करी छड़िया शहबाज शरीफ ने। क्या गल है यार, तक किड्डी सोहनी शक्ल इहदा। कहा छोड़ो जी, बेड़ा गर्क करता है। ये शहबाज शरीफ ने साडा तां बेड़ा गर्क। मैं कहा जनाब आपका बेड़ा गर्क कैसे कर दिया? इतनी क उन्हें कहा जनाब असां पहले जनाब कमांदे सां हज़ारां विच, हुण सैकड़ियां च आई गए हैं। ਉਹ ਕਿਆਂ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡੀ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸਨ ਪੀਲੀਆਂ। ਹੁਣ लोग 20 रुपये देंदे ने, सीधे बस ते बहंदे ने ते इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। तो बेटी जो है वो अपने चचा के बाद वही काम कर रही है पिंडी वालों के लिए, जो इससे पहले शहबाज शरीफ कर चुके हैं। तो पिंडी वालों, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मरियम नवाज का ये जो प्यार है आपको कभी ना भूलेगा, क्योंकि इसके बाद मरियम नवाज पता नहीं रावलपिंडी के लिए और क्या क्या लेके आ रही हैं। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।